चुनाव अगर आने वाले हैं तो जाहिर है मुद्दे हैं, बातें हैं भांति भांति की, लेकिन क्या सियासी हकीकत में असल में सिमट जाती हैं बातें सिर्फ जाति के इर्द गिर्द? सोशल इंजीनियरिंग, जाति, मंडल कमंडल हर दौर दे चुका ये सूबा आज कहां खड़ा हुआ है और उस वक्त कहां होगा जब इस राज्य में लोग अपने मत का अधिकार इस्तेमाल करने के लिए पहुंचेंगे? ये समझने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं अपनी सहयोगी सुमेरा को। सुमेरा प्लीज, अगला सेशन बहुत दिलचस्प होने वाला है और आपकी तालियां कितना एंटिसिपेट कर रही हैं इसको, कितना बेसब्री से इसका इंतजार है, ये बताएंगी प्लीज। बेसब्री से इंतज़ार मुझे तो है ही तालियों का, लेकिन हमारे साथ जब मेहमान जुड़ेंगे और हम उन अहम मुद्दों पर बात करेंगे तब ज़रूर आपकी तालियों की दरकार होगी। दरअसल हमारा जो ये सेशन है ये है मंडल वर्सेस कमंडल, क्योंकि जब मिशन 2022 के विजय रथ पर सवार होने के लिए बीजेपी आगे बढ़ रही है तो बीजेपी दोनों को, यानी मंडल वर्सेस कमंडल, दोनों को साधने की कोशिश कर रही है। बखूबी जानती है बीजेपी जो सत्ता पक्ष में इस वक्त मौजूद है कि कैसे 50% वोटर जो ओबीसी वोटर हैं उनकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। लेकिन ये बात सिर्फ बीजेपी ही नहीं जानती है, ये विरोधी भी उतना ही जानते हैं और उसे साधने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, फिर चाहे वो अखिलेश यादव हो या मायावती, जो अम्बेडकर के साथ साथ अब ब्राह्मण सम्मेलन भी जोर शोर से कर रही हैं पूरे प्रदेश में। तो ये जो आने वाले चुनाव हैं 2022 के, इसमें हम देख रहे हैं कि सत्ता पक्ष हो या विरोधी पक्ष, जाति का दंगल जबरदस्त हो रहा है उत्तर प्रदेश में। तो इस सेशन में यही जानने की कोशिश करेंगे कि मंडल वर्सेस कमंडल का बाजीगर दरअसल कौन बनने वाला है। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, उनका स्वागत करिए तालियों के साथ। इन्हें बहुत दरकार है, इनका स्वागत तालियों से करें। स्वामी प्रसाद मौर्य जी हमारे साथ मौजूद हैं, मिनिस्टर ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट कोऑर्डिनेशन उत्तर प्रदेश सरकार में, बहुत स्वागत है आपका सर। हमारे साथ नरेंद्र वर्मा जी हैं जो एमएलए हैं और एक्स मिनिस्टर हैं, बहुत स्वागत है आपका भी सर। हमारे साथ अखिलेश प्रताप जी मौजूद हैं, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। हमारे साथ संजय निषाद जी मौजूद हैं, निषाद पार्टी के अध्यक्ष, और हमारे साथ फैजान साहब मौजूद हैं बीएसपी से, बहुत स्वागत है आपका भी। तो हमने कोशिश ये की है कि हर पक्ष को यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन मिले और सबसे हम ये जो बड़ा मुद्दा है उत्तर प्रदेश का, इस पर बात करें प्लीज। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक ऐसा मुद्दा है जो छाया हुआ है इस वक्त और केंद्र में है हर पार्टी की रणनीति के, राजनीति के, कि किस तरह से जातियों को साधा जाए और उनके साथ गठबंधन किया जाए, आगे बढ़ा जाए। आप सबके माइक सर आपके पास हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जी, मैं सबसे पहले आप ही से शुरुआत करूंगी। बीजेपी के लिए सर आप ये वाला माइक ले लें, वो वाला माइक उनको दे दें, संजय निषाद जी के लिए जी। अब सबके पास माइक है जी। स्वामी प्रसाद मौर्य जी, हम ये बात करते हैं कि 50% ओबीसी वोटर को रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए और इस वजह से उन्हें सत्ता का भागीदार होना चाहिए। जब हम ये बात करते हैं तो क्या आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री का चेहरा या वो चेहरा भी ओबीसी चेहरा हो सकता है या होना चाहिए? सत्ता की भागीदारी सिर्फ मंत्रालय तक क्यों? स्वाभाविक रूप से पिछड़ों की आबादी पूरी आबादी में सर्वाधिक है। 1921 की जातीय जनगणना के आधार पर 54% पिछड़ा वर्ग है और विशेष रूप से उत्तर भारत में मानवर कांसीराम जी ने एक अभियान चलाया था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। उस अभियान के तहत पिछड़ों में चेतना आई और पिछड़ों के द्वारा डोमिनेटेड पॉलिटिक्स निरंतर पिछले कई वर्षों से चली आ रही है। श्री मुलायम सिंह यादव जी, सुश्री बहन मायावती जी, श्री अखिलेश यादव जी और भारतीय जनता पार्टी में भी पहले श्री कल्याण सिंह जी, और एक लंबे अंतराल तक पिछड़ों के नेतृत्व में सरकारें बनती रही और सही माने में आज भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार पिछड़ों के ही बलबूते पर बनी है। जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने जब
जब उनको नीच शब्द से संबोधित किया गया था, उन्होंने पिछड़े वर्ग होने की दुहाई दी थी। पूरे देश का पिछड़ा वर्ग श्री मोदी जी के नेतृत्व में खड़ा हुआ, नतीजा हुआ केंद्र और सभी प्रदेशों में कमल खिला, मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनी। तो स्वाभाविक रूप से राजनीतिक पार्टियों को मुद्दों के साथ साथ समानुपातिक हिस्सेदारी अवश्य सुनिश्चित करनी चाहिए। और जो भी पिछड़ों को धोखा दिया, आपने देखा समय समय पर पिछड़ों ने उनको भी सत्ता से बाहर किया। इसलिए पिछड़ों के जो महत्व को केवल आप उनको फुसला करके, बहका करके अब सत्ता में लंबे अरसे तक उनका वोट नहीं ले सकते। उनको हिस्सेदारी देनी ही देनी होगी। मतलब ऐसा होना होगा स्वाभाविक रूप से। जो सवाल मैंने पूछा कि चेहरा भी आगे चलकर होना चाहिए। देखिए, चेहरा तो सदैव राष्ट्रीय नेतृत्व तय करता है। और मैंने ये भी कहा कि पिछड़ों ने समय समय पर सभी राजनीतिक पार्टियों के साथ खड़ा होकर के अपने हिस्सेदारी की प्रत्याशा में साथ दिया। लेकिन जब जब वो ठगा गया, तब तक उनको बाय बाय करके दूसरा रास्ता भी अख्तियार किया। तो स्वाभाविक रूप से लंबी राजनीति में पिछड़ों की हिस्सेदारी को कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता है। जी, और आज की तो वो हकीकत बहुत ज्यादा बनती जा रही है। संजय निषाद जी, एक बड़ा मुद्दा जिसे आप समय समय पर उठाते रहे और अभी जो स्वामी प्रसाद मौर्य जी भी कह रहे हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, और अब आप सिर्फ कुछ मंत्रालय देकर या सत्ता में थोड़ा बहुत भागीदार बनाकर लंबे समय तक राजनीति नहीं कर पाएंगे। जातीय जनगणना पर फिर क्यों खुलकर सभी पार्टियां बात नहीं करती? जो विपक्ष में बैठे हैं वो अभी कर रहे हैं, लेकिन सत्ता पक्ष नहीं कर रहा। मैं तो पहला नेता हूं कि जनगणना के लिए कई बार धरना प्रदर्शन ज्ञापन दिया हूं पिछली सरकारों में, वर्तमान सरकार में, कि जनगणना 1931 में हुई, उसके अनुसार मछुआरों की आबादी लगभग 18% है। विभिन्न उपजातियों में बंट गए थे। इन्हें अनुसूचित जात में 1992 से पहले थे मझवार, गौड़, तुरैया, खरवार, बेलदार, खरोट। जनगणना की एक किताब राष्ट्रपति ने सेंसस मैनुअल 1961 भेजा उत्तर प्रदेश सरकार को। 1961 में हम 70 लाख के आसपास थे और उनको घटाते घटाते 2011 में अनुसूचित जात के अंदर जो भी समूह है उनकी गणना होती है, लेदरमैन की, वाशरमैन की, फिशरमैन की, उसे 3000 कर दिया। हम कहते कैसी जनगणना होनी चाहिए? पहले विसंगति तो दूर हो जाए कि जिन्हें अनुसूचित जात की सूची में रखा है उन्हें अनुसूचित कर दे, जो पिछड़े हैं उन्हें पिछड़े में कर दे। राष्ट्रपति कहते हैं कि केवट मल्ला, बिंद कश्यप, कहार, धीवर ये अनुसूचित है, लेकिन मंडल बिना पार्लियामेंट के डिबेट के हमें पिछड़ी में डाल दिया मेरे सरनेम को। तो ये विसंगति तो पहले दूर हो जाए कि हम कहाँ रहेंगे। या 18% आबादी जो श्री राम को पार उतारा हो, भगवान राम को पार उतारा हो, श्रीलंका पर सेना दे के विजय प्राप्त कराया हो, आज के दिन में इतना बड़ी आबादी सबको वोट देता रहा हो, आज के दिन में ये नदियों के किनारे 2 जून की रोटी की तरस रहा हो, कपड़े न हो, घर न हो, कम से कम उसकी जगह तो सुनिश्चित हो जानी चाहिए कि पिछड़े में है कि अनुसूचित में है। अखिलेश जी आते हैं, निकालते हैं, बहन जी उस पर रोक लगाती है। तो मैं कहता हूँ, तो इस पर आश्वासन मिला आपको जब आप गए? इस पर आश्वासन मिला कि ये होगा? निश्चित। इससे पहले हमारे समाज के लोग किसी भी पार्टी के नेता के सामने अगर ज्ञापन देते थे मंत्री को, तो मंत्री का मंत्रालय छिन जाता था। कम से कम मेरा समाज इकट्ठा हो गया। अब दिल्ली, उत्तर प्रदेश सरकार एक साथ मिलकर घंटों उस पर बहस विचार विमर्श कर रही है और जल्दी सामने भी आपके मुद्दे हो जाएंगे कि हम कहाँ हैं। अनुसूचित जात की सूची में राष्ट्रपति अगर हमें लिख रखा है, वो प्रमाण पत्र भी मिलेगा और व्यवस्था दुरुस्त हो जाएगी। सर, एक और आश्वासन आपको चाहिए था कि उप मुख्यमंत्री का पद देने का भरोसा दिया जाए और तभी आप आगे बढ़ेंगे और साथ जाएंगे, गठबंधन करेंगे। तो वो आश्वासन तो मिला नहीं, उसके बावजूद आपने गठबंधन कर लिया। देखिए, हम हमेशा कहते रहे, इसे तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। हमेशा पद प्रतिष्ठा नहीं, ये समाज की जो लड़ाई है आरक्षण की, इनकी रोजी रोटी पिछली सरकारों ने छीन रखा। कांग्रेस के समय में देखा होगा कि आपने मुकुल वासनी और शैलजा के समय में हमारी जो आरक्षण की फाइल हो ही गायब हो, उसके खिलाफ संसद भवन मार्ग में नई दिल्ली में मुकदमा लिखा रखा है। मैं कहता हूं आज के दिन में हमारे समाज की रोजी रोटी बसपा ने 2007 में कानून बनाकर वर्ग 3 और वर्ग 4 की जमीन छीन ली। क्या किसी की रोजी रोटी छीनने के लिए सरकार बनती है? वो रोजी रोटी वापस हो जाए, इनको 2 जून की रोटी मिल जाए।
और जो राजनीतिक मुकदमे हमारे समाज की लड़ाई में लगे हैं वहाँ पर ये सारे मुद्दे हल हो रहे हैं। वो हमारे समाज मौजूद समाजवादी पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं और बल्कि पिछली सरकारों का तो ये भी कह रहे हैं कि तब तो ज्ञापन भी नहीं दे सकते थे, अब ये तो है कि ज्ञापन दे पा रहे हैं, बात रख पा रहे हैं और उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो आपकी पार्टी तो समाजवाद की पार्टी थी, फिर उसने ऐसा क्यों किया? पहली बात पिछड़ों की चली। 90 साल पूर्व जातिगत जनगणना हुई थी। आबादी कहीं बढ़ी है, कहीं घटी है और कहीं ट्रांसफर हुई है। हम अपने सत्ता पक्ष से माननीय मंत्री से अनुरोध करना चाहेंगे, 2010 में दिल्ली की संसद में पूर्व मंत्री स्वर्गीय श्री गोपीनाथ मुंडे, तत्कालीन भाजपा के बड़े नेता, ने मांग की थी दिल्ली की सरकार से कि जातिगत जनगणना पूरे देश में होनी चाहिए। अभी हम केशव जी को सुन रहे थे, वो कह रहे थे भारत सरकार ने राज्य सरकार को अधिकृत किया है कि वो जातिगत जनगणना चाहे तो करवा लें। हम सत्ता पक्ष के लोगों से जानना चाहते हैं कि सेंट्रल के लाभ तमाम अलग मिलते हैं और स्टेट के लाभ तमाम अलग होते हैं। भारत सरकार जाति जनगणना से पीछे क्यों हट रही? बिहार के मुख्यमंत्री, उनके सहयोगी हैं श्रीमान नीतीश कुमार जी, उन्होंने जाति जनगणना की। ठीक है, ये सवाल हम लेते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी से, लेकिन मेरा एक साथ में सवाल ये, तो फिर ये जो अब आप कह रहे हैं कि हम करना चाहते हैं और समाजवादी पार्टी अब कह रही है कि हम आए सत्ता में तो हम करेंगे, तो ये पहले क्यों नहीं किया जब आप सत्ता में थे? हम जब सत्ता में थे तो जातिगत जनगणना उस समय हो ही नहीं रही थी। हम 12 में आए और जातिगत जनगणना 11 में हुई। हम लोगों ने, हमारी पार्टी ने मांग की थी और केंद्र की कांग्रेस सरकार ने उसमें जाति की जनगणना करवाई थी, लेकिन उसको ओपन नहीं किया, क्योंकि लोग नहीं चाह रहे हैं कि पिछड़ों की आबादी का सही डाटा आ जावे। अगर आ जाएगा तो बात 27% की नहीं होगी, बात उतनी होगी जितनी हमारी आबादी है, उतना हमको हक और हुकूक मिले। अब रही बात, हमारे मित्र एमएलसी साहब की कुछ पूछ रहे थे कि वो उनको ज्ञापन नहीं लिया जाता था। आप समाजवादी पार्टी की जय जयकार करिए, जिनके बूते गोरखपुर से आपका बेटा एमपी बन के आया था, आप बता रहे ज्ञापन नहीं लिया जाता था। समाजवादी पार्टी जय जयकार करिए कि उसने आपके बेटे को एमपी बनाया और उसके बाद आप निकल गए। तो निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी हर वर्ग की पार्टी है, चाहे पिछड़े हों, शोषित हों, वंचित हों, अल्पसंख्यक हों, अगड़े हों। और मैं आपको ये भी बता दूं कि उत्तर प्रदेश में अगर आरक्षण किसी ने दिया था तो श्रीमान मुलायम सिंह यादव जी थे 89 में। उसके पहले यहां पर किसी की सरकार रही हो, किसी ने प्रदेश में आरक्षण नहीं दिया। फिर एक सवाल स्वामी प्रसाद मौर्य जी, मैं इनका जो सवाल आपसे उसको लेकर आपके पास आऊंगी। फिर एक सवाल ये भी है समाजवादी पार्टी से कि आपके पास एक बड़ी लीडरशिप थी जो अलग अलग जातियों से थे, और चाहे वो बेनी प्रसाद वर्मा हो, चाहे वो रेवती रमन सिंह हो, लाल बहादुर तिवारी, मतलब हर सेगमेंट का आपके पास नेतृत्व था, मोहन सिंह या अमर सिंह। अब आपको छोटे छोटे दलों से गठबंधन करना पड़ रहा है, वो लीडरशिप क्यों नहीं डेवलप हुई? आपकी पार्टी भी व्यक्ति की पार्टी बन गई, मतलब एक ही नेता दिखाई देते हैं अखिलेश यादव, और अब आपको छोटे छोटे दल इकट्ठे करने पड़ रहे हैं रिप्रेजेंटेशन के लिए। नहीं, आपको नहीं, जिनके साथ गठबंधन अब कर रहे हैं। मैं कुर्मी हूं, आपने बेनी प्रसाद जी का नाम लिया, मैं 6 टाइम का एमएलए हूं। नहीं, मैं अभी की बात कर रही हूँ सर, जो आप जो मौजूद हैं उनकी बात नहीं हो रही है। अब आप जो अखिलेश यादव का फॉर्मूला है इस चुनाव में, वो ये कि मैं छोटे छोटे दलों या छोटी पार्टियों से गठबंधन करूंगा, तो वो छोटे छोटे गोंडवाना पार्टी हो या बाकी दल हो, उनसे बात कर रहे हैं। अपने लीडरशिप को उन्होंने उस तरह से डेवलप नहीं किया ना, एक बड़े चेहरे उस स्तर पर पहुंचाए हों। नहीं, हमारी पार्टी में चाहे पिछड़े हों, चाहे अगड़े हों, चाहे अल्पसंख्यक हो, चाहे दलित वर्ग के हों, बड़े चेहरे, और वो पार्टी को गति भी दे रहे हैं और पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व की अगुवाई में काम भी कर रहे हैं। निश्चित तौर पर एक बात उठी थी पिछड़ों की। आज सेंट्रल की सचिवालय में पिछड़े वर्ग के कितने आईएएस हैं? आज उत्तर प्रदेश के डीएम और कलेक्टर कितने पिछड़े वर्ग के हैं? जवाब चर्चा तो इस पर होनी चाहिए। मंत्रिपरिषद में उत्तर प्रदेश की सेंट्रल में क्या 54% की भागीदारी कैबिनेट में है? राज्य मंत्री बना दिया, राज्य मंत्री पर फाइल आनी नहीं है। अभी बताया कि हमने मंत्री बना दिया सेंट्रल में, स्टेट में 3 महीने कार्यकाल स्टेट का बचा है, फिर तो ये सरकार जा रही, नई सरकार समाजवादी पार्टी का आने जा रही। तो राज्य मंत्री के पास जब फाइल नहीं आनी है तो करेंगे क्या? पिछड़ों को कैसे देंगे? चलिए इस पर जवाब ले लेते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जी, कि सिर्फ मंत्री बना दिया है, और बल्कि ये तो ओम प्रकाश राजभर आरोप भी लगा रहे हैं कि बिरादरी का वोट लेने के लिए बनाया है बस। देखिए, आज़ादी के बाद से लेकर के अब तक
बारी बारी से सभी राजनीतिक दलों की केंद्र में सरकारें रही हैं। लंबे अरसे तक कांग्रेस की हुकूमत रही। जाति आधारित जनगणना कराने में वो भी कटौती रही। परिवर्तन के नाम पर जनता दल और जनता पार्टी भी आई। श्री मुलायम सिंह यादव जी भी कद्दावर मंत्री थे, केंद्र में भी पिछड़ों के सबसे बड़े नेता थे। चाहते तो उस समय भी वो जाति आधारित जनगणना करवा सकते थे। आज आज़ादी के 70 साल के इस अंतराल के बाद पहली बार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के तर्ज पर पिछड़ा वर्ग आयोग को भी संवैधानिक दर्जा दिया। साथ ही साथ आज मोदी जी ने चतुर्मुखी विकास के साथ साथ अनेकों कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से प्रत्येक चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश निरंतर जारी कर रखे हैं। आज मोदी जी से अपेक्षाएं आपने देखा अभी पिछली पार्लियामेंट में सभी राजनीतिक पार्टियां थीं। कांग्रेस के भी सदस्य थे, सपा के भी सदस्य थे, यहां तक कि जितनी भी विरोधी पार्टियां सभी के थे। लेकिन एकमात्र मेरी बेटी डॉक्टर संघमित्रा ने लोकसभा में पहली एक ऐसी सांसद हैं जिन्होंने जाति आधारित जनगणना की मांग की और साथ ही साथ जातिगत आधारित जनगणना होनी चाहिए। मैं भी इसका पक्षधर हूं। माननीय मोदी जी ने सब कुछ दिया है, इसलिए उनसे अपेक्षाएं हैं। हम समझते हैं इन अपेक्षाओं पर भी मोदी सरकार खरी उतरेगी। जो किसी ने नहीं किया वही मोदी जी कर रहे हैं। इसलिए स्वाभाविक रूप से यह पिछड़ों के सम्मान, स्वाभिमान, सत्ता सतन में हिस्सेदारी को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है। जो काम पूर्ववर्ती सरकारें नहीं कर सकी हैं, मोदी जी उन सभी बिंदुओं पर काम किए हैं, कर रहे हैं। उनसे अपेक्षा है, इसीलिए उन्होंने पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया है। तो स्वाभाविक रूप से वो भी यही करेंगे, इनके अलावा कोई दूसरा नहीं कर सकता। ठीक है स्वामी जी, मैं अखिलेश जी के पास जाऊं उससे पहले सीधा जवाब दीजिए, क्योंकि जनता सीधा जवाब जानना चाहती है। करेंगे या नहीं जाति जनगणना, और इस पर सरकार का पक्ष क्या है? क्योंकि साफ अभी तक किसी ने नहीं कहा। आप भी कह रहे हैं होना चाहिए, करेंगे जरूर क्योंकि अच्छा काम किया है। चुनाव में जाने से पहले ऐलान हो जाएगा। मांग उठती है तभी मांग पूरी होती है। मांग उठी है, सबसे पहले डॉक्टर संघमित्रा मौर्य ने इस बात को उठाया। ठीक। उसके बाद नीतीश जी ने, मुख्यमंत्री बिहार तथा वहां के विपक्ष के नेता संयुक्त रूप से माननीय प्रधानमंत्री से मिलकर के इस विषय में बात रखी। आज ये बात माननीय मोदी जी के कान में पहुंची है और साथ ही साथ क्योंकि माननीय मोदी जी स्वयं भी पिछड़े से ही संबंधित हैं, ठीक है, तो स्वाभाविक रूप से इस बात को वो गंभीरता से इस पर मनन कर रहे होंगे। और आपने ये भी देखा मोदी जी ने सैकड़ों ऐसे निर्णय लिए, ऐतिहासिक निर्णय, जो सभी अप्रत्याशित रहे, जिस पर किसी को कभी पूर्वाभास नहीं था, लेकिन लिया और जनता ने उसको देखा, स्वागत किया। और उसके माननीय मोदी जी के इन तमाम निर्णयों पर आज देश बड़ी तेजी के साथ आगे भी बढ़ रहा है। तो कान में पहुंच गई है, अब उस पर मंथन हो रहा है। तो कान में अब पहुंची है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है अखिलेश जी। लेकिन कांग्रेस पार्टी को लेकर मेरा सवाल ये कि चुनाव से पहले बहुत समय से हम ये सुनते आ रहे हैं कि हम अकेले ही मैदान में उतरेंगे और अकेले ही आगे बढ़ेंगे। लेकिन फिर अलग अलग आपकी पार्टी के नेताओं के बयान भी सामने आने लगते हैं। कुछ दिनों पहले अभी इमरान मसूद ने एक बयान दिया कि अगर हम मजबूती से चुनाव लड़ना चाहते हैं तो हमें समाजवादी के साथ आगे बढ़ना चाहिए। तो क्या अभी भी वो संभावनाएं हैं? क्या उस दिशा में पार्टी सोच रही है? क्या बात आगे बढ़ रही है ताकि एक समग्र गठबंधन को आप सामने रखें? देखिए, सबसे पहले मैं लखीमपुर खीरी में शहीद हुए किसानों को श्रद्धा सुमन अर्पित करूंगा। और ये जो दिल्ली और लखनऊ में भाजपा की आतताई सरकार जो बैठी है, हिंदुस्तान विरोधी, किसान विरोधी, नौजवान विरोधी सरकार बैठी है, उसकी मैं घोर निंदा करता हूं। और उसके बाद जिस प्रकार से प्रियंका गांधी के साथ बदतमीजियां की जा रही हैं, उन्हें रोका जा रहा है। सुमारा जी, जो तानाशाह होता है ना, वो बड़ा डरता है, बड़ा कायर होता है, वो घबराता है।
कोई एक कलम लिख दे कि ये सरकार में नाकामियां हैं, उसको जेल का भेज देता है। कोई आवाज़ उठा दे, कोई असहमति व्यक्त कर दे तो उसके ऊपर मुकदमे लगा दिए जाते हैं, उस पर नाना प्रकार के दमनकारी नीतियां अपना दी जाती हैं। 2 मुख्यमंत्री आने वाले थे, इस सरकार ने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को चिट्ठी लिख दिया कि उन दोनों मुख्यमंत्रियों के प्लेन लैंड न करने दिया जाए। क्यों डरते हो? क्योंकि असुरक्षा तुम्हारे दिल में है। तुमने 5 साल जो कुकर्म किए हैं इस प्रदेश के जनता के वादों के साथ, जो आपने वादे किए थे वो आप पूरा नहीं कर पाए हो। डर रहे हो कि सच्चाई लोगों तक पहुंच न जाए। हर जगह पहरा, चाहे वो मीडिया हो, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे अपोजिशन हो, आप असहमति भी नहीं व्यक्त कर सकते। और यही कारण है कि आज हम बहस कर रहे हैं इस 5 साल की सरकार की कामियों नाकामियों पर न करके कमंडल मंडल पे कर रहे हैं, क्योंकि ये सरकार नहीं चाहती कि उसके 5 साल के कृत्यों पे बहस हो। इसके मैनिफेस्टो से एक एक पन्ना उठा के बात कर ले कोई। मैं चुनौती देता हूं पूरी कैबिनेट आ जाए और बताना शुरू कर दे कि कौन से उसने उस वादे को पूरा किया है। किसानों पे इनके गृह राज्य मंत्री किसानों के साथ किस तरह से गाड़ी में बैठ करके अभद्र व्यवहार का आचरण दिखा रहे हैं, किस तरह की अभद्र भाषा कर रहे हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी पार्ट 1 हुआ करती थी, वो इसी तरह से इस हिंदुस्तानियों के ऊपर दमनकारी नीतियां अपनाती थी। आज ईस्ट इंडिया कंपनी पार्ट 2 इस देश में रूल कर रही है। ये न भूलें कि जहां उनको पहुंचाया था इस हिंदुस्तान ने, उसको उस पार्टी को भी वहीं पहुंच जाना पड़ेगा यदि अपने आप को नहीं चेते और चेत नहीं रहे। इनका अहंकार इन्हें ले डूबेगा। तो किसानों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार कर रहे हो जो व्यवहार आपको चीन के साथ करना चाहिए, पाकिस्तान के साथ करना चाहिए, उसकी जबान पे नाम नहीं आते हैं। और किसानों के साथ नौजवान लखनऊ में रोजगार मांगता है, इम्तहान आप लिए हो, 5 साल हो गए, परीक्षा नहीं निकल रहे हैं, 2 दर्जन से ज़्यादा एग्जाम जो लिए हो भर्ती के, नौकरी के, उसके पेपर या उसके एग्जाम्स की प्रोसेस लीक आउट हो जा रहे हैं, उन पे अगर वो अपना हक मांग रहे हैं तो आप लाठी बरसाते हो। अखिलेश जी, अखिलेश जी, आज दिन भर हमारे पास ये तमाम पैनल हैं, मंत्रियों का पैनल भी है, उनके रिपोर्ट कार्ड पे भी बात होगी, सरकार के वादों पर भी बात होगी। लेकिन ये मुद्दा इसलिए चर्चा का मुद्दा है जिस पर हम इस समय चर्चा कर रहे हैं क्योंकि ये राजनीति के इस समय केंद्र में है। हर दल तो यही कोशिश कर रहा है कि वो किन जातियों के साथ समीकरण बैठाए, किसके साथ गठबंधन करे, कैसे रिप्रेजेंटेशन दे। और रिप्रेजेंटेशन होना राजनीति में गलत भी नहीं है किसी हद तक। तो आप कैसे उस रिप्रेजेंटेशन को सुनिश्चित करेंगे? आपकी पार्टी में ये आमतौर पर कहा जाता है कि ब्राह्मण या अगड़ों का वोट कांग्रेस पार्टी को मिलता था, जितिन प्रसाद भी चले गए चुनाव से ठीक पहले। कांग्रेस अकेली पार्टी है जिसके फ्रेम में हर किसी के लिए जगह है। हर कोई अपनी जगह अपने अधिकार के साथ महसूस करता है। बीजेपी में एक वर्ग अपने आप को उपेक्षित महसूस करता है, वही हाल समाजवादी पार्टी में है, वही हाल बसपा में है, वही हाल दूसरे दलों में। लेकिन अकेली कांग्रेस है जिसमें हर किसी के लिए स्थान है और सबको उस स्थान के अनुरूप कांग्रेस में सम्मान मिलता है। हम सबके हैं, हम बांट के राजनीति नहीं करते हैं, हम जोड़ के राजनीति करते हैं। सब छोड़कर क्यों जा रहे हैं? जुड़ कर रहे हैं, सब जुड़ रहे हैं, जनता जुड़ रही है कांग्रेस के साथ। कांग्रेस मूल्यों और मुद्दों की राजनीति करती है। कांग्रेस क्षणिक लाभ के लिए, अपने ईमान, धर्म और सत्ता के लिए अपने वसूलों को नहीं बेचती है। प्रियंका गांधी के लिए यह भी आमतौर पर कहा जाता है कि वो अभी आई हैं, वो जब मुद्दा होता है कोई आती हैं, मतलब सुर्खियां जरूर बनती हैं, लेकिन उसके अलावा उससे ज्यादा अपना ज्ञान दुरुस्त कर लें पहले आप जी। अपना ज्ञान दुरुस्त कर लें। प्रियंका गांधी कब से यहाँ इंचार्ज हैं? तब से गिनाना शुरू करूं? गिनाइए। मिर्जापुर याद है, गोलीकांड हुआ, सुर्खी हर बार बनी, हेडलाइन हर बार बनी। अरे आप किसी भी नेता को बताइए जो अपोजिशन का नेता पिछले 6 महीने के पहले कब निकला है, एक नाम बताइए। और प्रियंका गांधी पिछले 3 साल से इसी उत्तर प्रदेश में घूम रही हैं और उनके साथ 4 बार अरेस्ट हुई, अरेस्ट डिटेन दर्जनों बार हुई। 8,000 से ज्यादा कांग्रेसियों पर मुकदमे दर्ज हुए हैं। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष दर्जनों बार जेल भेजे गए हैं, हजारों कांग्रेसी जेल में भेजे गए हैं। तो गठबंधन नहीं करेंगे आगे चल के, अभी चुनाव से पहले? देखिए,
सबको इस देश की प्रदेश की जनता ने देख लिया है। 30-32 वर्षों में सबको देखा है। बारी बारी अब है प्रियंका और कांग्रेस की पारी। ये जान लीजिए, जनता महसूस कर रही है। सबने इस देश पे 32 वर्ष इस प्रदेश में हुकूमत की, हर व्यक्ति ने, हर दल ने, गैर कांग्रेसी सरकारों ने, और सब जनता ने देख लिया है कि कहां उनको किस हालात में पहुंचना है। नरेंद्र जी आपसे पहुंचा सवाल पूछना चाहते हैं सर, संक्षेप में, क्योंकि फैजान साहब के पास मैं अब तक नहीं गई हूं। लोकतंत्र की बात कम से कम कांग्रेस भाजपा दो न करें। इन्होंने घोषित इमरजेंसी लगाई थी, जबरन नसबंदी करवाई थी, पूरे देश को जेल बनवाया था, और इन्होंने अघोषित इमरजेंसी लगाई है। आज कलम और कैमरा पर बंदूक का पहरा है। कलम कैमरा बंदूक पहरा है। इस पर प्रतिक्रिया जेल भेजे जा रहे हैं, फैजान साहब किसान जेल भेजे जा रहे हैं, और मैंने किसी के बीच में नहीं बोला। अब चूंकि इन्होंने बोला, मेरे ऊपर आरोप लगाया, मैं गिनाना शुरू कर सकता हूं। आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी के लोकसभा में दिए बयान का फेयरवेल स्पीच जो हुई थी, मैं ये सब चीजें नहीं गिना, जो मैं मुद्दों की राजनीति करता हूं। सुनिए, हमारे ऊपर लांछन लगाने से पहले अपने दामन को देख लिया करें। वर्बेटम बताना शुरू कर दूंगा, इसलिए इमरजेंसी आपने नहीं लगाई सर। अभी मंडल वर्सेस मंडल पर ही रहते हैं, उस पर रहते हैं। इमरजेंसी की बात, चलिए अब सुमेरा जी उनको बोलने, इसलिए मैं चुप हो जाता हूं। सर मैं आपको भी हमारे साथ फैजान साहब बहुत देर से बने हुए। फैजान साहब, बहुजन समाज पार्टी में तमाम जातियों का रिप्रेजेंटेशन और नेता मौजूद थे। अब बहुत सारे मिल रहे हैं, बहुत सारे लोगों को, कल मायावती जी ने कहा है कि जो निष्कासित हैं, जो पार्टी से निकाल दिए गए, वो जाकर समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे तो जनाधार बढ़ नहीं जाएगा। लेकिन बहुजन समाज पार्टी को ज़रूरत नहीं है ओबीसी या दूसरी और जातियों को साथ लाने की। आप तो ब्राह्मण सम्मेलन सिर्फ करें तो सिर्फ अगड़ों का वोट चाहिए। सुनेरा जी, मैं वही सोच रहा था कि आप मुझसे सवाल पूछें, तो इस डिबेट TV9 भारतवर्ष में मुझे उस क्लासरूम की याद आती है जिसमें टीचर पूछता है भारतीय जनता पार्टी से कि बताओ बॉय का स्पेलिंग क्या है, वो बता देता है। कांग्रेस से पूछता है बताइए गर्ल का स्पेलिंग, वो बता देता है। और जब बहुजन समाज पार्टी का नंबर आता है तो पूछा जाता है चिकोसलाविया का स्पेलिंग बता दीजिए। तो दिक्कत ये है कि मुझे 2 मिनट का समय दीजिए। बहुजन समाज पार्टी उस चिकोसलाविया के भी स्पेलिंग का जवाब देगा अगर हमें मौका मिले तो। मेरे सारे सीनियर लीडरान मौजूद हैं मंच पर, और मैं सबके सम्मान के साथ इस बात को सबसे पहले अपनी बात कह दूं, फिर आपके जितने सवाल होंगे उसका जवाब भी दे दूंगा। माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी बैठे हैं, उनको हमने सुना, और बहुजन समाज पार्टी के शासनकाल में भी उनको हमने देखा। उन्होंने बहुत एक अच्छी बात कही कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कि नीति उन्होंने बताई ओबीसी के बारे में। मैं सीधा सवाल भारतीय जनता पार्टी से बिना समय गंवाते हुए ये पूछना चाहता हूं कि अगर ओबीसी को लेकर, जातीय जनगणना को लेकर भारतीय जनता पार्टी इतनी सीरियस है तो सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देते वक्त इस बात के लिए इनकार क्यों करती है? जमीन पे अगर भाषण देते वक्त वो ओबीसी के साथ खड़ी हुई नजर आती है तो उनकी नीति, उनकी नीयत सुप्रीम कोर्ट में जाकर क्यों बदल जाती है? मैं सीधा सवाल भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं। मैम एक बार जवाब बाद में ले लेंगे, और भी सवाल मैं पहले उठा लूं, फिर अपनी बात रख लीजिए। दूसरी बात, माननीय संजय निषाद साहब भी बैठे हुए हैं, इन्होंने कहा कि हमारे मैनिफेस्टो नहीं लिए जाते थे दूसरे जब सरकार दूसरी पार्टियों की रहती थी। संजय निषाद साहब, आपने बहुत सही बात कही। आपके मैनिफेस्टो में जब ओबीसी को लेकर मांग हुआ करते थे तो लिया जाया करता था, लेकिन आप असल मुद्दे नहीं बताएं कि जो लास्ट लाइन में आप अपने एमएलसी और मंत्री की जो मांग कर दिया करते थे वो बाकी पार्टियां आपकी नहीं मांगती थी। भारतीय जनता पार्टी ने आपकी बाकी सारे मांगे को ठुकरा कर आपके एमएलसी पद को दे दिया, तो आप शांत हो गए। मैं पूछता हूं क्या ओबीसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा जो भारतीय जनता पार्टी ने नहीं दिया और उससे इंकार किया साफ तौर से, आप उसके खिलाफ क्यों नहीं एमएलसी पद से आपने लेने से इंकार कर दिया? इसका मतलब आपको एमएलसी पद प्यारा था, ना कि बाकी गरीब जनता या ओबीसी या किसी भी समुदाय के लेकर आपके बात की चर्चा थी। आप सिर्फ पोस्ट लेने के लिए व्याकुल हुआ करते थे। आज उसी के लिए आपको जब एमएलसी पद दे दिया जाता है तो भारतीय जनता पार्टी आपको प्यारा हो जाता है। जिस भारतीय जनता पार्टी, मैम आप ही के मीडिया ग्रुप ने स्टिंग ऑपरेशन इनका किया, उसमें इन्होंने क्या क्या बोला ये मुझे दोहराने की जरूरत नहीं है क्योंकि विषय दूसरा है, आपने किसी और विषय पे बुलाया है। मैं इन पे प्रश्न कमेंट नहीं करना चाहता। मैंने आपसे सवाल किया उसका जवाब आपने नहीं दिया, आप बाकी सबसे सवाल पूछ रहे हैं। अब आइए आप चिकोस्लोवाकिया पे। चेकोस्लोवाकिया की स्पेलिंग तो बता दीजिए। नहीं, चिकोस्लोवाकिया की स्पेलिंग बहुजन समाज पार्टी को नहीं आता। हम लोग नहीं है भैया, आप लोग मानते हैं कि हम लोग पढ़े लिखे नहीं, इसलिए मैंने कहा आप तो नहीं, क्यों नहीं बताइए चेकोस्लोवाकिया की। हम बता देंगे, अभी लास्ट में वो भी बताते हुए जाएंगे, तब आपके मन से जाएंगे।
दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी ने भी कहा। स्वामी प्रसाद मौर्य जी बैठे हैं, बाबू सिंह कुशवाहा, राम अचल राजभर, लालजी वर्मा, स्वामी प्रसाद मौर्य तो मौजूद है, मुनकाद अली, नसीमुद्दीन सिद्दीकी, फहरिस्त है नेताओं की जो आपके साथ थे, अब नहीं है, और आप सम्मेलन कर रहे हैं अगड़ों के लिए। अगड़ों के लिए ही क्यों? मैं सुनील जी, स्वामी प्रसाद मौर्य जी के सबसे पहले उस बात को समर्थन करता हूं कि मान्यवर काशीराम जी ने जब इस बात को कहा, और हमारे बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने इस बात को कहा कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। स्वामी प्रसाद मौर्य जी भी इस बात को मानेंगे कि बहुजन समाज पार्टी की नीति और नीयत में कभी भी कथनी और करनी में अलग नहीं रहा है। हमने वो अपने 2007 के शासनकाल में भी करके दिखाया इस उत्तर प्रदेश में। सारे जनता ने उत्तर प्रदेश का देखा, सारे देश ने देखा। दूसरी बात, आपने कहा कि हम लोगों ने सारे लीडरान का आपने नाम लिया। मैं पूछता हूं आपसे सुनैना जी, सारे लीडरान की थोड़ी सी हिस्ट्री पीछे चली जाइए। बहुजन समाज पार्टी में उन्हें नेता बनाया, उन्हें प्रदेश का नेता बनाया। मैं कह रही हूं आप नेताओं को भी छोड़ दीजिए। आप मुझे सिर्फ ये बताइए कि अभी जो आने वाले चुनाव है उसमें पार्टी की रणनीति क्या है? पार्टी की रणनीति है अगड़ों को जोड़ना, एक बार फिर जो पहले आपके जिस तरह से आप सत्ता में पहुंचे थे उसी रास्ते पर आगे बढ़कर सत्ता हासिल करना। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने स्पष्ट रूप से आप लोगों से कहा, शामिल नहीं। हमारे राष्ट्रीय महासचिव माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी ने भी कई बार आपके मंच पर शेयर किया इस बात को कि हमारे पार्टी का नारा, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की सोच आज भी वही है। वो सर्वजन हिताय, वो सर्वजन सुखाय पे कल भी कायम थी, आज भी कायम है। और 2022 में जब उत्तर प्रदेश में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी 5वीं बार मुख्यमंत्री बनेंगी तब भी कायम रहेगा। और हम सौर समाज के लिए काम करेंगे, ना कि बाकी दलों के साथ दूसरे किसी से साथ गठबंधन करने जा रहे हैं। हम अपने पद पर कायम रहेंगे। अगर कोई हमारे साथ जो दर्शक मौजूद है वो सवाल पूछना चाहते हैं हमारे पैनल से तो वो भी सवाल पूछ सकते हैं। जी, मैं आप तक माइक पहुंचेगा, अभी आप सवाल लीजिए। जी पूछिए। मैं डॉक्टर देवेंद्र सिंह, मेरा सवाल आदरणीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी से है कि जब दिल्ली में भी सरकार आपकी है, लखनऊ में भी सरकार आपकी है, और अभी आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी भी बोल के गए कि हम सहमत हैं, तो कितनी देर लगती है ये आदेश देने में कि जातीय जनगणना चालू की जाए? सारा आधार डेटा सब इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से है डेटा सरकार के पास। जब सारे आधार कार्ड सबके फिंगरप्रिंट तक के हैं तो कितनी देर लगेगी? 1 साल भी नहीं लगेगा। जब हम 1 साल में 20 करोड़ आदमियों को वैक्सीन लगा सकते हैं उत्तर प्रदेश में, तो कितना टाइम लगेगा सिर्फ एक जात का कॉलम बढ़ाने? ठीक है, चलिए जवाब ले लेते हैं सर। यही सवाल बार बार घूमकर आपके पास आ रहा है, इससे नहीं बच पाएंगे चुनाव में। क्योंकि आपने देखा होगा कि हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने आज तक जो भी फैसला किया है चौंकाने वाला किया है। तो आप उस क्षण का इंतजार करिए जब ये भी धमाका होगा। इसलिए यह चुनाव से पहले हो जाएगा धमाका? चुनाव से कोई मतलब नहीं। देखिए, चुनाव तो हमेशा मुद्दों पर होता है। ये मुद्दा नहीं है, वो मुद्दा नहीं, यह आवश्यकता है संविधान के द्वारा दिए गए उस व्यवस्था की जिसमें आरक्षण व्यवस्था को 100% सुनिश्चित किया जाए। जो भी इस श्रेणी में आते हैं, ठीक है सर, उनको तो आरक्षण से आच्छादित किया जाए। रही बात मैं संक्षेप में थोड़ा ये भी कहना चाहता हूं कि अभी हमारे बहुजन समाज पार्टी के नेता ने कहा, बहन जी का नारा दूसरा था, मानवर कांशीराम का नारा दूसरा था। मानवर कांशीराम जी का नारा था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। सुश्री बहन मायावती जी का नारा था, जिसकी जितनी तैयारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो तैयारी में बहुजन समाज हमेशा पीछे रहता है, चाहे दलित हो चाहे पिछड़ा हो। वो तैयारी के फार्मूले पर नहीं आते हैं, तैयारी के फार्मूले पर जो सर्वशक्तिमान लोग हैं वो आते हैं। इसलिए स्वाभाविक रूप से कांशीराम जी के नीति और रीति से सुश्री बहन मायावती जी हटी हैं। यही कारण है कि बहुजन समाज पार्टी की आज दुर्दशा हुई है, और आगे भी ये कभी भी खड़ी नहीं हो पाएगी, चाहे जैसा भी सम्मेलन आंदोलन करें। और एक चीज और मैं कहना चाहता हूं, मैं और कहना चाहता हूं, बहुजन समाज पार्टी अभी मेरे बहुत बड़े लीडर रहे हैं पहले के। सर आप सिर्फ इतना बता दीजिए, आपने जो बोला मैंने, अगर आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी से हटी होती तो 2007 से लेकर आप 2012 तक मंत्री रहे इसी बहुजन समाज पार्टी में। क्या माननीय कांशीराम जी ने आपको उस पद पे बैठाया था? क्या आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने उस पद पे बैठाया था आपको? उसी नीति के साथ तो उन्होंने बैठाया था। आप सुनिए, आप हमारा नेता विपक्ष हुआ करते थे।
व्यक्तिगत मुद्दों पर, हम मुद्दों से भटक जाएंगे। माननीय मंत्री जी ने एक बहुत बड़ी बात कही, जब तक माननीय मंत्री जी ने बहुत सही बात कही, मानवर कांशीराम के नींव पर चलती रही हैं, तब तक उनके साथ पूरा बहुजन समाज खड़ा था। जिस समय वो मानवर कांशीराम के नींव से हटी हैं, आज वो पैदल हो गई हैं। ठीक है सर, हमारे पास अगले सेशन के मेहमान भी आ चुके हैं सर। माफ कीजिएगा, समय खत्म हो रहा है। ये मुद्दा जैसा कि आप देख रहे हैं इस वक्त, जितना इस मुद्दे पर जिस तरह की गर्मा गर्म चर्चा और बहस हो रही है, उतना ही गर्मा गर्म, अहम और इस चुनाव का केंद्र बिंदु है ये मुद्दा, मंडल वर्सेस कमंडल। कौन बनेगा इसका बाजीगर, ये उत्तर प्रदेश की जनता को तय करना है। लेकिन अभी भी जो तमाम राजनीतिक दल हैं वो इस तरह से जातियों को साधने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके पास सबसे ज्यादा हिस्सेदारी आ जाए, ताकि सत्ता तक पहुंचने का रास्ता आसान हो। हमारे इस सेशन में फिलहाल इतना ही। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।